सो हेलो गाइस, ये मेरा चैनल नॉलेज एंड स्टडी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का पहला चैप्टर ऑन इक्वालिटी। सो इक्वालिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? इक्वालिटी इक्वालिटी वो होती है कि जब हम सभी पर्सन्स को किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनके कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, सोशल बैकग्राउंड्स और इन सभी चीज़ों को लेकर उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। सबको ही हमें इक्वल मानना चाहिए, सभी हमारे समान होते हैं। तो तभी इसलिए ही हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है कि हम सीख सके कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। वो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप इक्वालिटी क्या होती है। अब थोड़ा आप चैप्टर में पढ़ते हैं और देखते हैं इक्वालिटी के बारे में। Equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. तो मतलब कि इसमें कहा गया है, बोला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है, इक्वल मानता है। कोई भी उसके लिए ना ऊपर है ना नीचे समान, सभी लोग उसके लिए एक समान है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब है एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान इन द कंट्री, मतलब हर इंसान जो देश में है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन, जब बेशक वो नारी हो या मर्द हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बेशक वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ट्राइब से हो, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसा भी हो, वो सभी लोग इक्वल माने जाएंगे। दिस इज़ नॉट टू से डैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। ये कहा तो नहीं जा सकता कि अभी इक्वालिटी है, अभी इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश में है। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हो तो उसको भी हमें पूरी तरह ख़त्म करना है। इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन कम से कम यहाँ हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में इक्वालिटी है। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। जो इक्वालिटी का रूल है उस पर हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज किया जाता है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. पहले के ज़माने में लोगों को हम डिस्क्रिमिनेशन से या इल ट्रीटमेंट से बचाने का कोई इलाज नहीं था, जबकि आज है। आज कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा तो उसे जेल हो सकती है। तो हमें फिर किसी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना है। Now there are several that work to see that our people are treated with dignity and as equal. लेकिन आज के टाइम पे सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करा जाता है। This recognition of equality includes some of the following provisions of in the Constitution. इनमें से कुछ रूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। फर्स्ट, डेट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कानून से पहले भी, ये जरूरी नहीं कानून होगा जब ही लोग इक्वल होंगे, हमेशा हर इंसान इक्वल होता है, जैसा कानून हो या ना हो। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इसका डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। अब बेशक वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, वो चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट हो, मतलब वो कोई भी नेता क्यों ना हो, और चाहे कोई छोटा सा डोमेस्टिक वर्कर भी ना हो, सबको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, सारे ही लोग इक्वल है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। तो जो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बात बताई थी, कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, वो बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
अगर डिस्क्रिमिनेट किया तो अब तो जेल हो जाती है। अब अगर हमें करना भी नहीं चाहिए, किसी को बुरा लगता है जब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सभी लोग ही कानून की नज़रों में इक्वल है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। The third, every person has access to all places including playgrounds, hotels, shops and markets. यानी तीसरा जो रूल है कि जो भी पर्सन पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ पर कोई भी इंसान जा सकता है, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि ये इंसान जाएगा, जहाँ पर सभी लोग जा सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। तो वो चाहे किसी भी प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट में जा सकता है, वो उसको नहीं रोक सकते, वो उसकी मर्जी है, उसको इक्वल ही मानना पड़ेगा जो वहाँ का ओनर होगा। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिसिटी अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। तो पता है आपको कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के होते थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो महर कास्ट के थे, ये भी याद रखना, वो महर कास्ट के थे। तो उनको जब वो उनके मम्मी पानी लेने जाती थी तो उनको कुएं से पानी नहीं लेने देते थे। वहाँ के लोग इतनी वहाँ पर अनटचेबिलिटी होती थी, वहाँ पर उन्हें वहाँ के मंदिर तक बस द्वार तक आ सकते, तो उसके आगे जा भी नहीं सकते। मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं होती थी छोटे जाति के लोगों की। तो उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। और अनटचेबिलिटी भी अबॉलिश करी गई है, बैन कर दी गई है, ये मतलब नहीं कर सकते, ये एक इलीगल चीज़ है एक टाइप से। अब आप सोच रहे हो कि ये अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी तो अनटचेबिलिटी होती है कि जो लोग स्मॉलर कास्ट के होंगे, जो स्मॉलर कास्ट के लोग होंगे, उन्हें अगर उस ज़माने में मतलब ऐसा माना जाता था, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, सभी लोग इक्वल होते हैं, ऐसा कोई होता नहीं है कुछ कि जो स्मॉलर कास्ट के लोग होंगे अगर हम उन्हें टच कर लेंगे हल्का, गलती से भी एक उंगली तक उनका एक पार्ट तक टच हो गया हो तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, मतलब कि हम फिर से मतलब लोअर कास्ट के हो जाएंगे। जो हायर कास्ट के वो ऐसा सोचते थे कि इनको लोअर कास्ट के लोगों को छूने से हम भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी लोग इक्वल होते हैं। तो ये होती थी अनटचेबिलिटी। तो आगे पढ़ते हैं, ये है हमारा पार्लियामेंट। अब तो नया पार्लियामेंट बना दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. अब क्या गया है, गवर्नमेंट पे दो तरीके थे कि वो इनइक्वालिटी को गारंटेड कर सके। गवर्नमेंट हैज़ टू वेज, तो पहला तो लॉज एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेजेड कम्युनिटी, मतलब जिनके साथ भेदभाव होता है। पहला तो कानून की वजह से कानून के डर से इक्वालिटी होगी, और दूसरा है स्कीम्स और प्रोग्राम्स की वजह से हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट, मतलब प्रोग्राम्स एक टाइप से लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, अवेयरनेस। So there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve in the lives of communities and individuals. तो यहाँ पर कुछ लॉज है जो कि हर पर्सन के राइट्स को बचाता है कि वो ट्रीटेड इक्वली हो, मतलब हर पर्सन पे राइट है वो चीज़ करने का। और आगे है कि द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स। गवर्नमेंट ने तभी इसी चीज़ को देखकर कुछ स्कीम सेटअप करी है कि वो हम लोगों की ज़िंदगी को सुधार सके, कम्युनिटी जिनके साथ बुरी तरह डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको बचाया जा सके अनइक्वली से फॉर सेवरल सेंचुरीज, मतलब हमेशा
बताने के लिए। पहले तो अनइक्वली ट्रीटेड करा जाता था। दिस स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैड नॉट दिस इन द पास्ट। अब वो उनके लिए अच्छा है जो कि अब उसकी अब रूल है कि अब कोई भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करेगा भी तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। अब बच्चों और गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce scheme and in 2001। तो अब गवर्नमेंट अब सब इक्वल है। अब पुराने ज़माने में तो बच्चे डरते थे स्कूल आने से कि कहीं उनके साथ इनइक्वालिटी ना हो, जो उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करे, उन्हें कुछ कर ना दे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन तब भी अब ऐसा था, तब भी कुछ किसी बच्चों के पेरेंट्स मानते थे। तो स्कूल में जो इनरोलमेंट वो कम हो गई थी। तो इसी को देखते गवर्नमेंट ने सोचा कि यार कि ये तो अब भी मान रहे हैं ऐसा कि अब भी इनइक्वालिटी है, तो उन्होंने तो लॉज बना दिए। तो अब इसका क्या करें कि इनका दूर इन पे। और कई लोग बच्चे तो इसलिए छोड़ देते क्योंकि उनके पास स्कूल की फ़ीस देने के पैसे तक नहीं होते, ना खाना लाने के। तो भूख के मारे वो सही से पढ़ तक नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया मिड डे मील स्कीम। तो और आपकी जानकारी के लिए कि ये यूनाइटेड नेशंस का सेकंड गोल है, ज़ीरो हंगर। मतलब सभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सेकंड गोल है कि कोई भी भूखा ना रहे, सबको मिड डे मील दिया जाएगा स्कूल में। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme and in 2010। तो अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट था जिसने 2001 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में हमें ये प्रोग्राम चलाना चाहिए। और अच्छी बात तो ये थी कि गवर्नमेंट ने उनकी सुन ली कि ये कारण कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे, तो मिड डे मील प्रोग्राम 6 महीने के अंदर ही लागू कर दिया। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे, वो तो होने ही थे। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और ये फैक्ट है कि और अच्छी बात तो ये हुई कि इनरोलमेंट बढ़ने लगी और रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर। फिर टीचर्स ने बताया चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school। पहले तो बच्चे लंच के लिए घर जाते, लेकिन वो फिर स्कूल वापस नहीं आते थे। स्कूल वापस नहीं आते थे, घर पे ही रहते थे। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव। लेकिन अब जब से मिड डे मील प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है, तब से बच्चों की इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेरेंट ने सोचा है कि अब जब स्कूल में ही खाना देने लग गए तो अब उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना पीना, बच्चे दिल ला के पढ़ेंगे। देयर मंथ्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले तो बच्चों को खिलाने के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जब से मिड डे मील आया स्कूल में, तब से वो अपने काम पे आराम से जा सकते हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। तो कहा गया है कि इससे एक चीज़ हुई, ऐसा बड़ी कास्ट के जो होते थे और छोटी कास्ट के बच्चों के साथ बैठ के नहीं खाया करते थे, तो अब सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाया करते हैं, खाना बैठ के खाया करते हैं। दलित वोमेन हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और जो छोटी जाति के लोगों को पहले दलित कहा जाता था, तो जो दलित महिलाएं थीं उनको खासकर उनको एम्प्लॉयड करा गया कि वो खाना बना सके और इक्वालिटी में मदद कर सके, इक्वालिटी लाने में। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर और पुअर स्टूडेंट हु कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। हाँ, ये सबसे अच्छा कारण है मिड डे मील प्रोग्राम का कि वो बच्चों की भूख भी बहुत कम हो जाएगी। मतलब खाना मिलेगा तो बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा, ऊपर से उनको स्कूल में कंसंट्रेशन, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर सकेंगे। तो ये अच्छी बात थी जब से मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और आगे है
while government programs play an important role in increasing equality of opportunity, कई बार गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इक्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. देयर इज मच डेट स्टिल नीड्स टू बी डन, और ये होना भी चाहिए कि इक्वालिटी आए. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that rich attend and those that poor attend. अब ये मेन बात पे आए हैं कि ऐसा माना जाता है जो अमीर घर के लोग होंगे, जो रिच पीपल होंगे, रिच पीपल, वो अपने अमीर स्कूल में पढ़ेंगे, और जो पुअर होंगे वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. अब सभी लोग एक स्कूल में पढ़ने लग गए, इनरोलमेंट इंक्रीज होने लगी और इक्वालिटी धीरे धीरे करके आने लग गई. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेन एंड ट्रीटेड इनइक्वालिटी. हाँ, ये सच बात है कि आज भी जो दलित चिल्ड्रन है, जो छोटी जाति के बच्चे, कुछ स्कूलों में उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. तो ये अच्छी बात नहीं है. ये कैसे भी करके हमें डिस्क्रिमिनेशन को रोकना होगा. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. मतलब ऐसी अनइक्वल सिचुएशंस होती है कि उनका आत्मसम्मान, डिग्निटी, उनका आत्मसम्मान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उनको ठेस पहुंचती है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. अब तो लॉ भी बन गया, तब भी लोग सोचते हैं कि ये अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं. सबसे बड़ा कारण है कि उनका एटीट्यूड बढ़ता गया है. इवन तो द पर्सन आर अवेयर दैट इज अगेंस्ट द लॉ. हाँ, बहुत लोगों में ये भी बदला है एटीट्यूड में कि अब वो मानने लगे जब से लॉ आया कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए. दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वीमेन. कि विमेंस को भी डिस्क्रिमिनेट करा जाता है कि वह लड़की है, वह ये काम नहीं कर सकती, वह ये वो काम नहीं कर सकती, वह सब कुछ कर सकती है. तब भी उन्हें पता है कि लॉ है, तब भी वो इस बात को अनदेखा कर रहे हैं. This is only when people begin to believe that there no one is inferior and that every person deserves to be treated with it. लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि कोई भी बड़ा नहीं होता ना, दोनों ही जेंडर्स, मेल फीमेल दोनों ही इक्वल है, और दोनों ही प्रॉपर डिग्निटी और मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. डेट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. और ऐसी लोगों में सोच होनी चाहिए इक्वलिटी को लेकर. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India and you will read about more in this book. तो कहा गया है कि लेकिन आपको पता है कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक है, नंबर वन है वो. तो अब आप ही होता है, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्ट्रगल करना ही पड़ता है इन इक्वालिटी को लाने के लिए. तो हम आगे और पढ़ेंगे इस किताब में. अब देखते हैं आगे क्या है. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. हाँ, ये सच बात है, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी भी इधर ही होती है. वैसे ये सच बात है. द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल. हाँ, ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इनइक्वालिटी का इशू तो होता ही है, लेकिन ऐसे और भी देशों में है. ऐसे एग्जाम्पल यही नहीं है कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी है. लेकिन थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या अब तो इक्वालिटी आ रही है लोगों में. सो फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करी गई यहाँ पर. द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were slaves who were brought over from Africa. अफ्रीकन अमेरिकन्स को वो स्लेव्स मानते थे, यानी कि उनको दासी
जो कि अफ्रीका से आए थे। कंटिन्यूड स्टेट्स डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली इक्वल। और नहीं तो अमेरिका में आज भी अनइक्वल ट्रीटेड करा जाता है लॉ के बाद भी। ये वही बात होगी जैसे इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि आज भी अनइक्वल डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर was a movement in late 1915 to push for equal rights for them। अब वो चाहते थे कि भाई अमेरिकन से क्यों वो इक्वलिटी ले, हमें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हम भी इक्वल है भाई, हम भी तो इंसान ही हैं। तो 1950s में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, तब भी उन्हें अनइक्वली ट्रीट करा जा रहा था और उनके लॉ वो नहीं मान रहे थे इक्वालिटी का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब एक अमेरिकन वुमेन बस में ट्रैवल करी, दे इधर हैड टू सीट एट बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सीट। तो देखो अब एक सीधी साफ बात है, उस जमाने में क्या होता था, दो कैटेगरीज होती थी, अफ्रीकन अमेरिकन और एक होती थी वाइट अमेरिकन्स। तो वाइट अमेरिकन्स होते थे, उन्हें तो ऊंची जाति के मतलब अपर कास्ट के माना जाता था, और जो ये अफ्रीकन अमेरिकन होते थे इन्हें लोअर कास्ट का माना जाता था, लोअर कास्ट। तब समझ आई बात। तो ये इनको मतलब दो कैटेगरी में बांटा गया था। तो एक वुमेन थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, 1913 से 2005 तक उनकी वो जिंदगी रही। Was an African American woman tired from a long day at work. She refused to proceed on a bus to a white man on 1 December 1955। तो एक रोजा पार्क्स नाम की औरत थी जो अफ्रीकन अमेरिकन थी और वो थक गई थी, तो उन्हें वो बस काम करके आ रही थी, मतलब ऑफिस वर्क, तो बस में बैठी थी। तो तभी अपर कास्ट का एक आया वाइट मैन, वो कह रहा कि आप उठ जाओ सीट से, मेरे को बैठने दो। तो भाई क्यों बैठे, जिसने सीट ले रखी है वही तो बैठेगा, इक्वली सबको ट्रीट करो। हर रिफ्यूज्ड एट दिस स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। तो उस दिन के बाद से उन्होंने चाहा कि अब तो ये दोनों को कास्ट को, दोनों ये डिफरेंसेस को इक्वल करना होगा। फिर वही जो मैं मूवमेंट की कह रहा वो है सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये कब आया? ये आया 1964 में। 1964 में प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन मना कर दिया, ना रेस पे, ना रिलीजन पे, ना नेशनल ओरिजिन, वो किसी भी देश को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी तो नहीं होगी। साफ साफ ये बैन कर दिया गया, बैन। और ये रोजा पार्क्स, और शायद यही इंसान था जिसने कहा था उठने को। और हैरानगी की बात है, इसी महिला ने पूरे देश का इतिहास बदल दिया था, पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया था एक महिला के दम पर, जिसकी वजह से सभी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स और मेंस को इक्वली ट्रीट करा गया। वेट अ मिनट। हाँ, पर पहले तो ऐसा होता था, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स तक होते थे कि ये इसमें अफ्रीकन अमेरिकन जाएगा, इसमें से वाइट अमेरिकन जाएंगे। तो
उस टाइम पे ये जो अफ्रीका थी बहुत सबसे दुनिया में पुअरेस्ट कंट्री थी, सबसे गरीब कंट्री थी अमेरिका। चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फ्यूअर। और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में बस कुछ ही फैसिलिटीज़ मिलती थी, पुअरली क्वालिफाइड टीचर, एकदम जैसे बस प्राइमरी 5th क्लास तक के टीचर मिलेंगे, इससे आगे के जो है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकते, मतलब प्रॉपर डिग्री नहीं थी उन पे। वो एदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड है। और वहाँ पर जहाँ पर वाइट अमेरिकन के बच्चे जाते थे वहाँ पर इतने वो प्राइवेट स्कूल्स होते थे, वहाँ बहुत दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ होती थी। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब भाई इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है तो भाई चैलेंजेस तो आएंगे इसको कंट्रोल करने में, तो वैसे हमें भी आए थे। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को बेशक अब कितना भी लॉ बन गया हो, कितने भी इक्वलिटी आ गई हो, किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कहा सकते जा सकते, तो फुली नहीं कहा सकता। हाँ वैसे वो है। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality access as new issues. अब नए नए इश्यूज आएंगे तो कुछ लोग चाहते थे कि ये इश्यूज भी ख़त्म हो जाए, वो चाहते थे अब कि ये नहीं कि कहीं पे रहे इक्वालिटी, कहीं पे नहीं, जैसे आज भी है, वो हर जगह इक्वालिटी चाहते थे। Central to this is the struggle for the recognition of persons as equal and for their dignity. सबसे मेन बात उनकी रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट के लिए ये पूरी हिस्ट्री में लड़ाई लड़ी गई और इक्वालिटी की लड़ाई। और हम इस बुक में डेमोक्रेटिक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी दिलवाई। पहले तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री तक नहीं थी, तो टोटली ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। हमारा आर्टिकल 15 कहता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप याद रखना, पेपर में भी आ सकता है। आर्टिकल 15 पूछ लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, कौन से नंबर के आर्टिकल पे लिखा गया है कि रिलीजन, रेस है, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस, जो जगह है उनके जन्म की, वो उस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आप कहोगे आर्टिकल 15 लिख के आना, आर्टिकल 15। द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देन रेस, रिलीजन। तो वही बात कही गई है कि कोई भी इंसान इन चीज़ों पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। नो सिटीजन शॉल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी बी सब्जेक्ट टू एनी डिस्पिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। कहा गया है कि इनमें से अगर कोई भी कारण पे आप उसे नहीं रोक सकते, डिसेबिलिटी हो, लाइबिलिटी हो, रिस्ट्रिक्शन हो, कंडीशन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई भी चीज़ हो, आप उन्हें उस जगह पे जाने से नहीं रोक सकते। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, पब्लिक प्लेसेस पे भी उन्हें नहीं रोक सकते। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड wholly और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेट टू द यूज़ ऑफ। अब जाए पब्लिक के लिए यूज़ के लिए बनाया गया है, तो आप तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल, तो पब्लिसिटी वो पब्लिक के लिए कहाँ हुआ, वो तो अपर कास्ट लोगों के लिए हुआ। तो इसी चीज़ को लेकर ये लॉज बनाए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो दो तीन दिन में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। और आपको अगर चाहे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टारगेट है अभी हमारा 100 सब्सक्राइबर्स का, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स रहेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को
ग्रोथ में मदद कीजिए। मैं ऐसी आपके लिए ऐसी एजुकेशन की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।